अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 11 का चैप्टर 3 स्टार्ट किया है, फोर्स एंड मोशन, और इसमें नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है लीनियर मोमेंटम के बारे में। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे जाता है, सीधा रास्ते पे जाता है एक खास वेलोसिटी के साथ हो, तो इसमें मोशन का एक क्वांटिटी होता है, एक खास मकदार होता है, इसको हम कहते हैं मोमेंटम। एक लीनियर मोमेंटम होता है और एक एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम वो होता है जिसमें जिसम सर्कुलर पाथ में हरकत करता है, रोटेशन करता है, और इसका खास मोमेंटम होता है, वो होता है एंगुलर मोमेंटम। लेकिन जब किसी स्ट्रेट लाइन पे एक ऑब्जेक्ट जाता है, सीधा रास्ते पे जाता है खास वेलोसिटी के साथ हो, तो फिर इसका मोमेंटम क्या कहलाता है? लीनियर मोमेंटम कहलाता है। तो मोमेंटम असल में क्या होता है? आप जानते हैं कि जब कोई भी भारी जिस्म हरकत में होता है तो भारी जिस्म को सुकून में लाना मुश्किल होता है, क्योंकि भारी जिस्म का मास ज़्यादा होता है। इसमें मोशन का मकदार जो होता है, क्वांटिटी जो होता है मोशन का, वो ज़्यादा होता है। और मोशन का ये क्वांटिटी मकदार क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। तो मोमेंटम का हम दो तरह की डिफिनेशन करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम p। यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हम ले ले और इसको इसकी वेलोसिटी से क्या कर ले, इसको मल्टीप्लाई करें, तो इससे जो क्वांटिटी वजूद में आता है वो क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। या हम दूसरा डिफिनेशन करते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी। किसी भी जिस्म में हरकत का मैग्नीट्यूड, हरकत का मकदार कितना है, वो क्वांटिटी क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। यानी जब कोई भी जिस्म हरकत में होता है तो उसमें एक खास किस्म का मकदार होता है हरकत का, या वो तो कम होता है या ज़्यादा होता है, और ये मकदार हरकत का जिस्म के वेलोसिटी पर मुनहसर होता है, डिपेंडेंट होता है, और जिस्म के मास पे मुनहसर होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, भारी जिस्म अगर वो स्लो वेलोसिटी के साथ भी जा रहा हो तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। ठीक है। इस तरह अगर कोई छोटी जिस्म, अगर इसके मास कम हो लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा हो, तो फिर भी इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्योंकि मोमेंटम वेलोसिटी और मास दोनों पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए जब किसी भी रास्ते पर एक ड्रम जो है ना हरकत में हो, मिसाल के तौर पर ये एक रास्ता है और उस पर एक ड्रम है, वो रोटेशन कर रहा है। ठीक है। इस तरह हरकत में है, रोटेट हो रहा है ये ड्रम। अब इस ड्रम का मास जो है ना इस ड्रम के मुकाबले में क्या है? ज़्यादा है। तो इस ड्रम को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स दरकार है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। और जब मोमेंटम ज़्यादा होगा तो उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगा, और जब इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा हो तो इसके लिए हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे कि इसको रोके, बजाय इस छोटे ड्रम को। इसका मास कम है तो उसको रोकने के लिए हम कम फोर्स इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर हम बुलेट ले लें, पिस्तौल का बुलेट, तो बुलेट का मास इंतहाई कम होता है, वो होता है मिलीग्राम में। बुलेट का मास मिलीग्राम में होता है, लेकिन इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ज़्यादा वेलोसिटी होने की वजह से बुलेट का मोमेंटम इंतहाई ज़्यादा होता है, इसमें मोशन का जो मकदार होता है इंतहाई ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करता है? जिस टारगेट पे लगता है तो उसमें ज़्यादा दरार पैदा करता है और इसमें ज़्यादा बिगाड़ लाता है। यही वजह है कि बुलेट जो है ना ज़्यादा नुकसान पैदा करता है जब भी किसी भी टारगेट पर ये पड़ जाए या लग जाए, ज़्यादा मोमेंटम की वजह से। अगर जिसका मास कम है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है। तो मोमेंटम दो चीज़ों पर मुनहसर है, एक जिस्म के मास कमियत पर मुनहसर और दूसरा जिस्म के वेलोसिटी पर मुनहसर होता है। तो इसलिए हम डिफिनेशन करते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जिस्म का कमियत और इसकी वेलोसिटी जब हम मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या वजूद में आता है? मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन, हरकत का मकदार किसी भी जिस्म में। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मोमेंटम के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो है ना प्रूव करना चाहता हूँ कि इसका मैथमेटिकल इक्वेशन किस तरह होगा। तो इसके लिए मैं सपोज करता हूँ, लेट कंसिडर, मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक मोटर कार है। ठीक है। मैंने एक मोटर कार को ले लिया। अब इस मोटर कार का एक खास मखसूस मास होता है, कमियत होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मोटर कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सड़क पे जा रहा है। ठीक है। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ सड़क पे जा रहा है और इसका अपना खास मास भी होता है। तो जब ये एक खास वेलोसिटी के साथ सड़क पे जा रहा है और इसका मास है, तो इसका अपना मोमेंटम ज़रूर होगा, क्योंकि मोमेंटम का डिफिनीशन हमें ये बताता है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसका अपना मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो इसमें ज़रूर मोमेंटम होगा। तो इसलिए फिर हम लिख देते हैं कि बाय डिफिनीशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के डिफिनीशन से हम मोमेंटम किस तरह लिखते हैं? मोमेंटम इस बराबर है इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। अब हम इस कार का मास लेंगे और इसका वेलोसिटी लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मोमेंटम को हम p से जाहिर करते हैं। ठीक है।
पी का मतलब है मोमेंटम इज इक्वल टू एम का मतलब है मास और वी का मतलब है वेलोसिटी। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ये क्या है, ये मोमेंटम है। ठीक है मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। ठीक है ये मोमेंटम का इक्वेशन है। ठीक है अब चूंकि मोमेंटम में वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से मोमेंटम भी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हरकत में होता है तो वो एक खास डायरेक्शन की तरफ जाता है। ठीक है तो इसकी इस वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम भी क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है वेक्टर के हमारे पास हो तो वेक्टर फॉर्म में हम फिर मोमेंटम को किस तरह लिख देते हैं, हम पी के ऊपर एरो लगा दे, एरो का मतलब है वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी के ऊपर भी एरो लगा दे, तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ मोमेंटम। अब देखते हैं कि मोमेंटम किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंस ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में एक मास है और एक वेलोसिटी है। ठीक है इसका मतलब ये है कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इक्वेशन नंबर 5 से हम ये लिख सकते हैं कि मोमेंटम मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये कि जब हम किसी भी जिस्म के मास को ज्यादा करते हैं तो इसका मोमेंटम ज्यादा होगा, या अगर हम किसी भी जिस्म के मास को कम कर ले तो इसका मोमेंटम कम होगा। जैसा कि मैंने ड्रम का एग्जांपल दिया कि ड्रम, इस बड़े ड्रम का मास ज्यादा है तो उसमें मोमेंटम भी ज्यादा है, और इस ड्रम का मास कम है तो उसका मोमेंटम भी कम है। दूसरी बात, दूसरा डिपेंडेंस मोमेंटम का किस चीज पर है, वो है वेलोसिटी पर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर ये क्या है, ये भी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को जाहिर करता है। तो इससे मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यानी जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ज्यादा करें तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, और अगर वेलोसिटी को कम करें तो मोमेंटम भी कम होगा। और यही वजह है कि बुलेट का मास तो कम है लेकिन इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो ज्यादा वेलोसिटी के ज्यादा होने की वजह से बुलेट का मोमेंटम इंतहाई ज्यादा होता है। और जब ये बुलेट किसी भी जिस्म या किसी भी चीज पर लगता है तो क्या करता है, इसमें सुराख पैदा करते हैं, बआसानी दूसरी तरफ निकल जाते हैं, टारगेट को हिट करके दूसरी तरफ बआसानी निकल जाते हैं, पार कर देते हैं उन चीज को, क्योंकि ज्यादा मोमेंटम की वजह से। इसके बजाय अगर हम इस बुलेट को ले ले और अपने हाथ से इस तरफ फेंक ले तो ये इतना नुकसान फिर नहीं करेगा, क्योंकि हमारे हाथ में इतना फोर्स नहीं है कि हम बुलेट को इतना वेलोसिटी दे दे जितना पिस्तौल देता है। ठीक है तो मतलब मेरा ये था कि मोमेंटम वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है और मास पर भी डिपेंडेंट है, दोनों चीजों पर डिपेंडेंट है। अगर हम इन दोनों को ज्यादा करें तो फिर मोमेंटम और भी ज्यादा होगा। ठीक है तो इन दो चीजों पर मोमेंटम हमारे पास डिपेंडेंट है। अब मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है, तो मोमेंटम का भी एक स्पेसिफिक एक खास यूनिट होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट वो होता है किलोग्राम। फिजिकल क्वांटिटी से आप जानते हैं कि मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम है। इस तरह वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वो है मीटर पर सेकंड। तो हम इस मास और इस वेलोसिटी का यूनिट यहाँ पे पुट कर लेंगे, हमें मोमेंटम का यूनिट हासिल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर मास की जगह किलोग्राम लिख देते हैं और वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकंड लिख देते हैं, इन दोनों को यहाँ पे लिख देते हैं। तो इससे यूनिट बनता है मोमेंटम का किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम का एक यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एक यूनिट ही है। और दूसरा यूनिट है हमारे पास न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड किस तरह मोमेंटम का यूनिट है, क्योंकि ये इम्पल्स से आते हैं और इम्पल्स पर मैं बाद में इंशाल्लाह लेक्चर बनाऊंगा, और वो भी चेंज ऑफ मोमेंटम है, इम्पल्स। तो न्यूटन सेकंड किस तरह मोमेंटम का यूनिट है, जैसा कि मोमेंटम का पहला यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मैं इस इक्वेशन से इस तरह ऐसा करता हूँ कि इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है तो इक्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड और सेकंड मल्टीप्लाई होकर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और सेकंड रह जाएगा। ठीक है यहाँ पर आप देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हमारे पास किसके बराबर है, ये मास और एक्सेलरेशन के बराबर, जो कि है क्या, फोर्स। तो ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन और यहाँ पे सेकंड बचा तो इससे बना न्यूटन सेकंड। इसलिए मैं कहता हूँ कि मोमेंटम का यूनिट है न्यूटन सेकंड भी है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी है। मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये क्या है, जिस्म में हरकत का एक मैग्नीट्यूड होता है, एक मकदार होता है। या हम सिंपली कह सकते हैं कि वेलोसिटी और मास का हासिल ज़रब ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा रास्ते पे जाए तो उसका मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कहलाता है, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेशन करता है, रिवॉल्वेशन करता है, तो फिर इसका मोमेंटम क्या कहलाता है, एंगुलर मोमेंटम, और इसको हम बाद में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह।
अब आते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ और मोमेंटम के दरमियान क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है। न्यूटन का सेकंड लॉ मैंने पहले लेक्चर में किया था, वो किया था न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये था। इसका मतलब ये है कि जिस्म में पैदा करदा एक्सेलरेशन फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जब हम जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा करना चाहते हैं तो हम इस पर फोर्स लगाएंगे, और जब इसको ज्यादा करेंगे तो फोर्स भी ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। इस इक्वेशन का मतलब ये है। ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन है, ठीक है। और इस इक्वेशन से यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन हम किस तरह, इसको इस तरह लिख देते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को लेता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेता हूँ और यहाँ लेके देता हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, तो इससे बनेगा F इज इक्वल टू m, और ए की जगह मैं क्या पुट कर लूँगा, डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो डेल्टा का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कांस्टेंट से ये डेल्टा क्या है, ये हमारे पास चेंज है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ और इस मास को अंदर ले जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा बाई डेल टी। मैंने m को अंदर ले गया और डेल को बाहर लिख लिया गया, ठीक है। इस तरह हम मैथमेटिक्स में कर सकते हैं कि जब ये डेल का मतलब है डेरिवेटिव, तो मैं डेरिवेटिव का साइन बाहर निकाल सकता हूँ डेल को, और मास को अंदर ले जा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। एम वी बाई डेल टी बना, तो इस तरह हो जाएगा F इज इक्वल टू डेल, और यहाँ पर एम वी किसके बराबर है, हम क्योंकि हम जानते हैं कि एम वी यहाँ पर किसके बराबर है, मोमेंटम के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मोमेंटम पी के बराबर है। तो यहाँ पर भी एम वी बना, और एम वी बराबर है मोमेंटम का, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेल पी, यहाँ पे मैंने पी लिख लिया और डेल टी, इस तरह इक्वेशन बना। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी। ये है इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन का क्या मतलब है, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम है। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। यानी जब भी किसी भी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आ रहा होता है वक्त के साथ हो, तो हकीकत में लगाई गई फोर्स की वजह से होता है। मोमेंटम में जो चेंज आता है वो लगाई गई फोर्स की वजह से होता है, या मोमेंटम में जब चेंज आता है तो बॉडी में फोर्स पैदा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी है, और इसका मतलब ये भी है कि जिस्म के मोमेंटम में जो चेंज आता है वो एक्चुअली अप्लाइड फोर्स की वजह से होता है। ये इस इक्वेशन का मतलब है, ठीक है। तो ये है न्यूटन का सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो न्यूटन का दूसरा कानून हम जब मोमेंटम की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का, यहाँ पे पुट कर ले, डेल को बाहर कर ले, मास को अंदर ले, एम ये बन जाएगा, एम ये बराबर है मोमेंटम पी का, तो इससे बनेगा डेल पी बाई डेल टी। इसका मतलब है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। यानी बॉडी के मोमेंटम में तब चेंज आएगा, तब रेट ऑफ चेंज आएगा जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल कर रहा हो, एक्ट कर रहा हो। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो फिर मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इनिशियल और फाइनल बराबर होगा। तो ये आज का सिंपल सा टॉपिक था लीनियर मोमेंटम के बारे में। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।